और दोस्तों, वेलकम टू टिकटॉक क्लासेस। मेरे साथ एक बार फिर से आपके दोस्त और आपके होस्ट आशीष पांडे के साथ। जैसा कि पिछली क्लासेस में बताया गया था कि आपातकाल देश में कैसे लगा और राष्ट्रपति के बारे में बताया गया था। वो महत्वपूर्ण क्लासेस हैं जिनसे हमेशा कुछ ना कुछ सवाल एग्ज़ाम में आए ही आए हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो आप देख रहे होंगे, भारतीय संसद। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका राज्यसभा, लोकसभा और कानून कैसे बनता है, कौन सा कानून बना सकता है, कौन सी सभा किस कानून को बना सकती है, कौन सी सभा किस कानून को नहीं बना सकती है, और वो सारी डिटेल जो इस वीडियो में सारी कवर करके इस चैप्टर को ही ख़त्म कर दिया जाएगा आपके लिए हमेशा के लिए, कि आप इस एक वीडियो को देख करके जब भी एग्ज़ाम में सवाल आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर 1-2 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। और इसको वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो फिर आइए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संसद की। तो भारतीय संसद जो है, ये भारतीय संसद है, ये जो है संसद जो भारत की है, इसको एक तरह से अगर आप बोलिए सरला, सरला बोलिए। ठीक है, तो सरला जो है ये आपकी है 79 साल की। रा जो है यानी कि सरला में 779। रा जो है आपका राज्यसभा है, राज्यसभा है आपका 80। और ला यानी कि लोकसभा है, ये आपका है 81। ये 3 अनुच्छेद हैं, 79, 80 और 81, मतलब 79, 80, 81। ये 3 अनुच्छेद हैं और तीनों सा से संसद के लिए कौन, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख किस में है तो 80 में है। और लोकसभा का किस में है तो 81 में है। ठीक है, तो ये सरला एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए कि संसद क्या है। तो संसद जो है वो है क्या, संसद जो है भारत देश में, हमारे देश में कानून का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है। और कैसे करती है, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, मतलब राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, जब ये तीनों मिल करके किसी पे सहमति जताते हैं किसी बिल पे, तो वो पास हो जाता है, प्रस्ताव पास हो जाता है और वही हमारे देश में नियम कानून बन जाता है। सिंपल भाषा में यही है। ठीक है, RLP, RLP आप याद रखिए, RLP, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट, ये तीनों मिल करके आपको एक कानून देते हैं देश में। ठीक है, तीनों मिल करके देश में कानून का निर्माण करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इतिहास जान लेते हैं भारतीय संसद का। तो भारतीय संसद का इतिहास ये है कि भारतीय संसद जो है, इस भवन का जो शिलान्यास हुआ था वो 12 जनवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। 6 वर्षों में ये बना था। और इसका उद्घाटन जो उस टाइम के वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 को पूरे पूरे भवन में इसकी जो लागत आई थी वो 83 लाख रुपए इसकी लागत आई थी। ये तो हुआ संसद के भवन का इतिहास। ठीक है, कि कब बना कैसे हुआ। आइए बात करते हैं किसने बनाया। तो संसद जो है वो एक स्थापित नमूनों का उदाहरण है। और लुटियंस, मशहूर वास्तुविद लुटियंस ने इस भवन का निर्माण कराया था। कभी कभी जैसे होता नहीं, लुटियंस जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ये लुटियंस शब्द बहुत जाना पहचाना लगता था, क्योंकि हमेशा लुटियंस भवन कहा जाता था। तो इसलिए ये किसके नाम पर है, ये लुटियंस ने ही जो है इस भवन का निर्माण कराया था। ठीक है, खंबे हैं गोलाकार बरामद हैं, पुर्तगाली स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। कुल ये पुर्तगाली जो है स्थापत्य कला है, उसके हिसाब से संसद का निर्माण हुआ था। ठीक है, और संसद जो है, देश की संसद जो है, उसमें 3 रूप से मुख्य भाग हैं। एक तो है उसका लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है केंद्रीय हाल। इसके बारे में हम अभी तीनों के बारे में आपको हल्का हल्का डिटेल से बता देते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, जैसे कोई घर बनाते हैं ना, तो घर में क्या होता है, जैसे 3 BHK फ्लैट है तो एक बेडरूम है, एक हाल है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा बेडरूम है, एक गेस्ट रूम है। तो उसी तरह संसद में क्या है, एक लोकसभा है जहाँ पे लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, एक राज्यसभा है जहाँ पे राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, और एक सेंट्रल हॉल है। अब सेंट्रल हॉल क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। लोकसभा कक्ष क्या है, लोकसभा कक्ष जो है ये क्या कहते हैं, अर्धवृत्ताकार है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। ये करीब 4800 वर्ग फुट में है। इसके व्यास में, जैसे होता नहीं व्यास में ऊंचे स्थान पर, बस समझो यहाँ पे बैठता है स्पीकर, यानी कि ओम बिरला जी यहाँ बैठते हैं एकदम बीचों बीच, और बाकी चारों तरफ सांसद महोदय उधर बैठते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को लोकसभा स्पीकर कहा जाता है, जो बीचों बीच बैठते हैं, जो इसकी अध्यक्षता करते हैं।
अभी कौन है? ओम बिरला हैं। कहाँ से सांसद हैं? मध्य प्रदेश से। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा मैंने आपको बताया, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा होता है अनुच्छेद 80। राज्यसभा क्या है? अनुच्छेद 80। इसको उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, इसको जो है उच्च सदन कहा जा सकता है। और इसमें जो है अधिकतम संख्या जो सदस्यों की हो सकती है वो 250 होती है। अभी कितनी है? अभी है 245। अभी जो सांसदों की संख्या है 245 है, ठीक है। अब राज्यसभा को जो सदस्यों को चुनाव होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इस राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कभी भी जनता नहीं करती। इसकी कोई डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है जैसे लोकसभा के सदस्यों की होती है। इसकी डायरेक्ट वोटिंग जनता नहीं कर सकती, बल्कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, मध्य प्रदेश विधानसभा, या जहाँ जहाँ भी विधानसभा है वहाँ के जो सदस्य होते हैं, वहाँ के जो विधायक होते हैं वो इसकी वोटिंग में भाग लेते हैं। वहाँ के जो विधायक होते हैं वो इसकी वोटिंग में भाग लेते हैं। ये एक स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती है। यह एक स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती है। इसमें जो 12 सदस्य हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि 12 सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बना के राज्यसभा के अंदर भेज सकता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में इनके पास विशेष ज्ञान और अनुभव होता है, ठीक है। केंद्रीय हॉल की बात करते हैं तो केंद्रीय हॉल क्या होता है? केंद्रीय कक्ष गोलाकार है, ठीक है, और यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण गुंबदों में से एक है। इसका इतिहास आप जान लीजिए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों ने भारतीय हाथों में सत्ता दी थी तो वो इसी कक्ष में दिया था। तो इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब समझ लो कि हम लोगों की जो आज़ादी हुई थी उसकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके जो पेपर्स थे वो अंग्रेज़ों ने इसी हॉल में दिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भारतीय संविधान का प्रारूप यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी ड्राफ्ट बनाया गया था, यानी कि उसको कैसे बनाया जाएगा वो ड्राफ्ट भी इसी हॉल में बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाल है। और जब भी क्या कहते हैं, कभी राष्ट्रपति दोनों सदनों की मीटिंग बुलाता है तो इसी में केंद्रीय हाल में ही दोनों सदनों की मीटिंग होती है, ठीक है। अब भारत की संसद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है ना, हेड ऑफ द विधान पालिका, जितने भी हैं भारत के सबका हेड है। और ये ध्यान रखिएगा कैसी व्यवस्था है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय का मतलब क्या है? 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ठीक। अब भारतीय संसद में जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति होता है, मैंने बताया ना, RLP, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 लोग मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में किसी भी सदन को बुलाए जाने या स्थगित करने की अथवा लोकसभा भंग करने की शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की बैठक कभी भी बुला सकता है, स्थगित कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लोकसभा भंग करने की शक्ति है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसको आप बहुत ज़्यादा दिमाग में रखिएगा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा सदन ऐसा है जो कभी भंग नहीं होता, तो इसका आंसर है राज्यसभा। सीटों की बात कर लेते हैं तो 245 सीटें जो हैं वो 245 सीटें वो है राज्यसभा में है और 545 सीटें वो लोकसभा में। इस वक्त 545 सीटों पे इस वक्त सांसद हैं और राज्यसभा में सभी 245 सीटों पे सांसद हैं। 545 सीटों पे इस वक्त लोकसभा में सांसद हैं। टोटल कितनी है? 550 लोकसभा में। अब लोकसभा का चुनाव जैसे आपने देखा ही होगा कि 2014 में अब क्या कहते हैं लहर थी भैया मोदी जी की, तो फिर 2014 में सरकार बनी, फिर 2019 में फिर लहर आई, फिर सरकार बनी, बड़े बड़े उड़ गए, बह गए विपक्षी, ठीक है। तो वो कैसे हुआ? वो जनता के द्वारा हुआ, आपके द्वारा हुआ, और जनता का प्रत्यक्ष वोट पड़ा उसमें। उसको आम चुनाव बोलते हैं, आम चुनाव बोलते हैं। जनता उसमें डायरेक्ट वोट डाल करके अपनी सरकार बनाती है, आम चुनाव बोलते हैं इसको। तो उसमें जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा का जो राष्ट्र का चुनाव होता है वो जनता द्वारा होता है और जनता जिसको चुनती है, जैसे आप अपने सांसद चुने अपने एरिया के, तो वो सांसद जा कर के वहाँ पे बैठेंगे। जैसे किसी बहराइच का कोई सांसद है, अम्बेडकर नगर का सांसद है, कोई फैज़ाबाद का है, लखनऊ का है, तो वो सांसद जाएंगे। और जो सांसद जो जिस क्षेत्र से लड़ते हैं ये वहाँ के जनसंख्या के हिसाब से होता है, जनसंख्या के हिसाब से संसदीय क्षेत्र होती है। कई जगह आप देखे होंगे एक ही ज़िले में 2-2, 3-3 होते हैं संसदीय क्षेत्र, क्योंकि आबादी के हिसाब से इसका निर्धारण किया जाता है। तो अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी है सीटों की? 550। 552 थी, लेकिन एक अनुच्छेद के तहत 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन वाली थी, 2 सीटें एंग्लो इंडियन वाली वो हटा दी गई। और अधिकतम संख्या राज्यसभा में कितनी है? 250।
राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए, ठीक है। और लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो 5 वर्षों के लिए, मतलब जब तक सरकार 5 वर्षों की सरकार रहती है, 5 वर्षों सांसद रहते हैं लोकसभा में, फिर अगली बार अगला इलेक्शन होता है, जीते तो फिर बैठेंगे, हारे तो टाटा बाय बाय। और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं, और वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक 1/3 सदस्य, मतलब राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य ऑटोमेटिक जो हैं स्वतः 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 सदस्य हैं राज्यसभा में, तो उसके 1/3 सदस्य बारी बारी से हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, मतलब रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा जो है वो राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक। राज्यसभा में स्थान भरने के लिए, उसके लिए चुनाव जैसे होता है नहीं लोकसभा के सांसदों की तरह, उस तरह नहीं होता। इसके लिए राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तारीख को अधिसूचना जारी करता है, एक सूचना बता उस तिथि को जब क्या कहते हैं सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य, जैसे राज्यसभा से जो रिटायर हो रहा है, अगर उसकी समाप्त हो रही है पद, उसकी पद उस वक्त समाप्त हो रहा है, तो उसमें उसके बाद जो है राज्यसभा के उस पद, खाली पड़े पद के लिए चुनाव होगा। राज्यसभा खाली पद के जो पद है उसके लिए चुनाव होगा। और नई लोकसभा के लिए राष्ट्रपति जो है राजपत्र में प्रकाशित करता है अधिसूचना, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयोग है भारत देश का वो एक्टिव हो जाता है। तो चुनाव, उसके बाद वोटर कार्ड बनना, मतदाता पर्ची बनना, लिस्ट बनना, वोटर लिस्ट, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं, और फिर आगे चल के इसका चुनाव हो जाता है लोकसभा सदस्यों का। पात्रता की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष चाहिए मिनिमम, ठीक है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 25 वर्ष चाहिए। अभी देखिए कर्नाटक से कोई सांसद है, नाम नहीं याद आ रहा है, सूर्य करके ऐसे करके हैं, वो भी देखिए भी जीते हैं, बहुत ही फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, अभी युवा हैं। तो 25 वर्ष चाहिए लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए चाहिए मिनिमम 30 वर्ष चाहिए। अब क्या देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इस लाइन में आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई भी विधायक है, कोई भी सदस्य है, वो क्या कहते हैं विधायक है, अब वो सांसदी का इलेक्शन लड़ लिया और वो भी जीत गया, तो उसको विधायक की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, 14 दिन के भीतर उसको वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है वो उसका पद जो है वो नहीं देता है, तो जो नया वाला पद है वहाँ से उसको सदस्य नहीं रहेगा वो 14 दिन के अंदर। मतलब आप कुछ विधायक से सांसद बने तो विधायकी से आपको 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना है। जैसे योगी जी हैं, तो योगी जी पहले क्या थे, योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जी क्या थे, सांसद थे, ठीक। जब यहाँ इलेक्शन हो गया, यूपी में प्रचंड बहुमत आ गई, तो उनको मुख्यमंत्री के लिए चुना गया, तो वो यहाँ से तो विधायकी लड़े नहीं थे, ना यहाँ से विधायक बने थे, तो वो क्या किए, वहाँ से आए, सांसदी छोड़ करके इस्तीफा दे करके आए, 14 दिन के भीतर इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। लेकिन उसके पदभार तो संभाल लिया एज ए विधायक, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़के जीतना पड़ा, 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़के जीतना पड़ा विधायक का इलेक्शन। अगर 6 महीने में वो चुनाव लड़के विधायक का इलेक्शन न जीतते तो मुख्यमंत्री पद से वो हटा दिए जाते। समझ में आ गया ना। मतलब आप अगर किसी पद को छोड़ करके किसी दूसरे पद में ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ तो पहले रिजाइन देना पड़ेगा 14 दिन के भीतर, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आप सांसद से आके सीधे मुख्यमंत्री बन रहे हैं या कोई मंत्री पद ग्रहण कर रहे हैं राज्य में, तो वहाँ पे आपको 6 महीने के अंदर विधायक का इलेक्शन जीतना पड़ेगा, ये होता है। संसद के सत्र, संसद के कितने सत्र होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। जैसे कि एक होता है बजट अधिवेशन, जिसमें बजट लाया जाता है, ये फरवरी मई में आता है, आपने देखा होगा हर बार फरवरी मई में बजट आता है। दूसरा है मानसून अधिवेशन, मानसून अधिवेशन जुलाई से अगस्त में आता है। और तीसरा है शीतकालीन अधिवेशन, ये नवंबर से दिसंबर के बीच में आता है, ठीक है। 3 अधिवेशन होते हैं। पहला कौन सा, बजट अधिवेशन, मानसून और शीतकालीन अधिवेशन। लेकिन राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशन में विभाजित किया गया है। वहाँ पे बजट जो है 2 अधिवेशन में विभाजित किया गया है, और इन दोनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का समय होता है, 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। राज्यसभा के 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं, समझ लीजिए। लोकसभा के 1 वर्ष में, लोकसभा के 1 वर्ष में 3 होते हैं, और राज्यसभा के 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। क्यों, क्योंकि जो बजट अधिवेशन लोकसभा में 1 होता है वो यहाँ 2 भागों में होता है। राज्यसभा में जो बजट अधिवेशन है वो 2 भागों में होता है, और लोकसभा में सिर्फ 1 में होता है, तो इसलिए वहाँ पे 3 होते हैं और राज्यसभा में 4 होते हैं संसद के सत्र।
जैसे अभी आपने देखा संसद चल रही होगी, विपक्ष भी विरोध कर रहा है, संसद ज़्यादा चल नहीं पाया इस बार, बहुत कम काम हुआ है, अच्छा खासा जनता का पैसा जो है डुबाया गया है नेताओं द्वारा संसद के अंदर, क्योंकि भाई जनता की कमाई लगी है, उसी से चाय चाय बिस्कुट टाफ़ी खा करके वहाँ सब काम होता है। तो जब वहाँ पे सब काम होता है जनता की कमाई से, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो नुमाइंदे या जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं वो वहाँ बैठ के काम करें। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, बवाल हो रहा है, वहाँ पर्चा फाड़ा जा रहा है, वहाँ सभापति या अध्यक्ष महोदय की बेइज्जती की जा रही है। वेंकैया नायडू देखिए रो दिए राज्यसभा में। तो क्यों रो दिए वही जाने, क्योंकि संभालना उन्हीं का काम था, संभाल नहीं पाए भी क्या कहते इस तरह के बवाल को। तो हुआ क्या कि वहाँ पे बवाल करने लोग जो लोग बवाल कर रहे हैं गलत है। संसद में जब आप बैठते हैं तो आप देश के लिए काम करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे काम करिए, वहाँ बवाल ना करिए। जनता के पैसों पे जनता के लिए काम करिए, उसको डुबाने का काम ना करें, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो। तो उसमें अभी आपने देखा वो बड़ा बड़ा बवाल था किसान बिल को लेके और सारी चीज़ों को लेकर के। तो होता क्या है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए किसान बिल है तो उससे लोग असंतुष्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आई अपने मनमाने तरीके से उसने बिल पास कर दिया, कानून लेकर के आई, बिल लेके आई, उसको पास कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, उस पर चर्चा होती है। तो उसलिए होता क्या है, जैसे अब दोनों सदन हैं, दोनों सदन में जब भी बैठक होगी, तो जब प्रारंभ में जैसे बैठक प्रारंभ होगी तो उसके 1 घंटे में क्या होगा, सिर्फ प्रश्न पूछा जाएगा। उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। जैसे कोई भी सत्र चालू हुआ संसद का, पहली बैठक चालू हुई कोई, तो उसका जो पहला 1 घंटा होता है उसमें केवल प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें जो क्या होता है कि जैसे विपक्ष के जो लोग हैं उनको मंत्रियों से सवाल पूछना है कि भैया आप जो ये कानून लेके आए थे इसका ये हो रहा है, इसमें आगे क्या होगा, आपने ये वादा किया था ये कब करेंगे। तो उस 1 घंटे में कोई भी मंत्रियों से सवाल पूछ सकता है, उसको प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ प्रश्न जो होते हैं वो उनका जो है मंत्रियों द्वारा मौखिक उत्तर दे दिया जाता है। जैसे कि ये पूछ लिया कि मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी मनसुख जी, आप ये बताइए कि कोरोना काल में क्या किसी की मौत ऑक्सीजन से हुई? हुई? सबको पता होगा देश में किससे हुई किससे नहीं हुई। किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई? तो संसद में क्या कह दिया गया स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कि भैया किसी की भी मौत कोरोना काल में ऑक्सीजन से नहीं हुई। इसको लिखित में नहीं दिया, इसको सिर्फ मुंह जबानी ओरली बोल दिया संसद में। तो ये किस तरह का प्रश्न हो गया? ये हो गया तारांकित प्रश्न। अब ऑक्सीजन की कमी से देश दुनिया में मौत हुई, भारत में हुई या नहीं हुई, ये तो जनता जाने, जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। लेकिन तारांकित प्रश्न इसी को कहते हैं कि मंत्री जी से सीधा सवाल पूछा, मंत्री जी ने उसका मौखिक आंसर दे दिया, तो इसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। और जो अतारांकित प्रश्न है, ठीक है, उनका लिखित उत्तर दिया जाता है, उनका लिखित उत्तर दिया जाता है। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया कोरोना काल में जितना भी बजट आपने बनाया था उसको आप किस किस चीज़ों पे खर्च किए, वैक्सीन पे कितना खर्चा किया, और मास्क पे कितना खर्चा किया, विदेशों में कितना खर्चा किया मदद के रूप में, जनता में कितना पैकेज दिया, तो ये सारी चीज़ें मुँह ज़बानी तो होंगी नहीं, इन सारी चीज़ों का आंसर लिखित में देना पड़ेगा। तो इसलिए जो लिखित में आंसर देना पड़ता है वो अतारांकित होता है, अतारांकित। और जो मौखिक दिया जाता है वो होता है तारांकित। ठीक है, ये हो गए आपके अतारांकित और तारांकित प्रश्न और प्रश्नकाल। फिर एक होता है आपका अनुपूरक प्रश्न होता है। अनुपूरक प्रश्न होता है। अनुपूरक प्रश्न होता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा तथ्य है, उसके संबंध में प्रश्नकाल के द्वारा मंत्री जी द्वारा उत्तर दे दिया गया है। जैसे मंत्री जी ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसको जो है जिसने सवाल पूछा है उससे वो पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है, या वो भी वो स्पष्ट रूप से उसको वो समझ नहीं पा रही है, या उस पर वो सहमत नहीं है, तो उसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए सभापति द्वारा बुलाए जाने पर किसी भी सदस्य के द्वारा फिर से वही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? अनुपूरक प्रश्न हो गया। ठीक है, मतलब अगर आंसर से आप सहमत नहीं है तो फिर से वही प्रश्न पूछा जा सकता है, इसी को अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। एक होता है शून्यकाल होता है। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल जब क्या कहते हैं बैठक, किसी भी सदन की बैठक दोबारा शुरू होती है तो 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है वो शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे का टाइम जो होता है वो शून्यकाल होता है। उसमें हर तरह के मामले कोई भी नेता कभी भी उठा सकता है अपने जनता के हित के प्रति, उसको कुछ करना हो तो वो मामले उठा सकता है। बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, अगर ये समय से पहले भंग ना किया जाए तो, है ना। सरकार अगर गिर गई तो ये भंग हो जाएगा पहले ही, वरना अगर सरकार चल रही सुचारू रूप से पूर्ण बहुमत से तो 5 साल तक चलेगी।
लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं? लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं? लोकसभा की संसद, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप जान लीजिए, मंत्रिपरिषद केवल और केवल लोकसभा के प्रति यानी प्रधानमंत्री और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। मान लीजिए अगर सरकार को गिराना है या सरकार को हिलाना है, उसको डगमगाना है, तो उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो वो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि जब कोई धन बिल है, रुपए पैसे से संबंधित कोई बिल है, तो उसको पास करने में यही निर्णायक सदन है, यही निर्णायक सदन है। रुपए पैसे से संबंधित जो धन बिल है उसको पास करने में यही निर्णायक बिल है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि कोई धन विधेयक जैसे राज्यसभा में चला गया, अब राज्यसभा से उसको पास करना है, लेकिन राज्यसभा उसको नहीं कर रही है, 14 दिन का समय मिलता है। अगर राज्यसभा उसको 14 दिन के समय में पास नहीं करती है तो वो वापस आ जाएगा लोकसभा में और वो धन विधेयक ऑटोमेटिक पारित समझा जाएगा। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, ना उसमें संशोधन कर सकती है। मतलब अगर सरकार रुपये खर्च करने के मामले में कोई विधेयक लाती है तो राज्यसभा उसमें अड़ंगा नहीं लगाएगी, उसके पास इतनी पावर नहीं कि उसमें अड़ंगा लगा पाएगी। और राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव वो लोकसभा में ही लाया जाएगा और पास किया जाएगा। अब आप देखिए तीनों चीज़ बहुत ध्यान समझिए। लोकसभा में कौन बैठता है? मंत्रिपरिषद अधिकतर लोकसभा में है, तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सरकार को खर्चा करना है, काम करना है जनता के लिए, तो सरकार चाहेगी जो भी पैसा बिल बजट आए तो उसको कोई अड़ंगा ना लगाए, तो इसलिए पावर लोकसभा को ही दी गई है कि राज्यसभा वाले उसमें अड़ंगा ना लगा पाएँ। चाहे वो माने चाहे ना माने, वो पास हो जाएगा 14 दिन के बाद। उसके बाद जैसे आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगा दिया, तो उसका जो प्रस्ताव वो लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव आपातकाल का नहीं लाया जाएगा। बात करते हैं राज्यसभा की जो कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। तो राज्यसभा के पास 3 विशेष शक्तियाँ हैं। पहला तो राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर 1 वर्ष का बिल बना सकती है। जैसे कि अगर अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत के सदस्य ये प्रस्ताव घोषित करते हैं कि पता चला कि उत्तर प्रदेश के राज्य में ये कानून होना चाहिए और ये राष्ट्रीय महत्व का कानून है, तो संसद उस पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है, लेकिन सिर्फ 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष से अधिक वो प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि चाहे तो 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला कानून तो ये है। दूसरा ये है कि जो अखिल भारतीय सेवा का गठन जैसे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी है, तो इन सभी जो सेवाओं का गठन है और इनका जो सृजन करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को है। अनुच्छेद 12 के तहत 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और आईएएस, आईआरएस, यूपीएससी के जितने भी बड़े बड़े पद हैं अखिल भारतीय सेवा के गठन की, वो केवल राज्यसभा करती है। और तीसरा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो इसी में लाया जाएगा। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है, जैसे कि अभी वेंकैया नायडू हैं। अब उनको हटाना है तो भैया जिसको किसी को उस घर से निकालोगे तो उसके ही घर से ना निकालोगे, अभी किसी दूसरे घर बैठो कहाँ निकाल पाओगे। तो वेंकैया नायडू को निकालने के लिए प्रस्ताव अगर लाया जाएगा तो राज्यसभा में ही लाया जाएगा। मतलब राज्यसभा के सभापति को निकालने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाएगा। अब एक नई न्यूज़ आई है वो सुन लीजिए। पहले आप देखे होंगे एक राज्यसभा टीवी आती थी, एक एलएस लोकसभा टीवी आती थी। अब दोनों चैनलों को मर्ज कर दिया गया है और नाम दे दिया गया है संसद टीवी। ठीक है, संसद टीवी दे दिया गया है और इसके जो सीईओ हैं वो है रवि कपूर। सीईओ जो हैं वो रवि कपूर हैं, इसकी संसद टीवी के सीईओ हैं वो रवि कपूर हैं। तो लोकसभा राज्यसभा ये करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। दोनों चैनलों को मिला के संसद टीवी बना दिया गया है। अब आप देखिए करंट का एक और क्वेश्चन है। ये जो आप बिल्डिंग सामने देख रहे हैं ये पुरानी लोक संसद नहीं है, ये नई संसद है जो बन रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, जो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है। तो ये बहुत ही बेहतरीन संसद बन रही है। डिज़ाइन आप देख ही रहे होंगे, बहुत धुआंधार डिज़ाइन है। एक बार तो लगता है कि भैया एक कमरा हमको भी इसी में मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हो रहा है। आइए इसके बारे में बताते हैं। इसके बारे में ये है कि 971 करोड़ रुपए में इसकी लगभग बनेगी इमारत। और जो ठेका है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्ज़ाम में कि नई इमारत जो बन रही संसद की वो किस प्रोजेक्ट उस कंपनी को बना रही है, तो वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा कंपनी जो है, टाटा प्रोजेक्ट इसको बना रही है। ठीक है, नया संसद भवन। नया संसद भवन की खासियत जान लेते हैं। 4 मंजिला होगा। अभी का जो संसद भवन है उससे काफ़ी बड़ा होगा, 4 मंजिला होगा। उसके बाद ये 2022 तक तैयार हो जाएगा, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे। और
इसका जो लोकसभा में शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2019 को किया गया था। 5 अगस्त 2019 को किया गया था। आप देखिए बीजेपी गवर्नमेंट में एक चीज़ है, 5 अगस्त की जो तारीख है वो आप लोग याद कर लीजिए। 5 अगस्त बहुत खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। देखिए खतरनाक किसके लिए, जो देश विरोधी लोग हैं, जैसे धारा 370 हट गई। धारा 370 हट गई, कब हटी? 5 अगस्त को ही हटी। उसके बाद राम मंदिर निर्माण कब हुआ शुरू, शिलान्यास कब हुआ? वो भी 5 अगस्त को ही हुआ। नई संसद भवन देखिए 5 अगस्त को हुआ। ठीक है। 5 अगस्त एक बहुत और इम्पोर्टेंट डेट है 5 अगस्त 2021, जब नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मिला। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी माफ़ करिएगा, गोल्ड नहीं मिला, हॉकी टीम जीती थी 5 अगस्त 2019 को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। 5 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 अगस्त डेट आप याद कर लीजिए, पिछले 4-5 सालों की 5 अगस्त की डेट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है नया संसद भवन के बारे में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो वीडियो है संसद के बारे में ये आपको पसंद आया होगा, सरला के बारे में, है ना। 79, 80, 81। तो इसको आप प्लीज़ इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब इसमें जितना मैंने बता दिया इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसको जो है आपको पढ़ना। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, 3/13/1952। ये 3/13/1952 क्या है? 3/13 क्या है? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया और 13 अप्रैल 1952 को पहली बैठक हुई। मतलब 3/13/1952 और 3 अप्रैल को राज्यसभा का गठन किया गया और 13 अप्रैल 1952 को पहली बैठक हुई। तो ये आप समझ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। तो ये आपका भारतीय संसद यहीं पर समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैंने सोचा है कि मैं कुछ ज्योग्राफी की और बाल विकास चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास भी चालू करने वाला हूं। जो भी बच्चे सुपर टेट, सी टेट या टेट के हैं और जो जिन्होंने पेट का मेंस का फॉर्म भी देना है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लोगों में भी शेयर कर दें, क्योंकि बाल विकास की क्लास चलेगी और बहुत धांसू चलेगी, बहुत धुआंधार चलेगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।